हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। पंचनामा की जरूरत है भाई साहब, बाजार बहुत दिक्कत में है। मतलब आज भी शुरुआती ट्रेड, आज जब सुबह कामकाज की हम शुरुआत करने जा रहे थे उस समय एशिया थका था और ऐसा लग रहा था हम उस कमजोरी के बीच में आउट परफॉर्म करके दिखाएंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हरे में था। तो हो सकता था हमने पिछले कुछ दिनों से ज्यादा दबाव झेल लिया था, अकेले ही पिट रहे थे, तो आज आउट परफॉर्मेंस का दिन होगा। हालांकि ग्लोब के क्यूज अच्छे नहीं थे, वो डॉलर इंडेक्स, वो बॉन्ड यील्ड्स वगैरह यूएस में सब इंचअप कर रही थी, तो वैसे ही उभरते बाजारों के लिए संकेत ठीक ठाक दिख नहीं रहे थे। तो पर हाँ, फिर भी शुरुआत ठीक हुई। एक समय 100 पॉइंट ऊपर थे पहले आधे घंटे में, पर उसके बाद फिर अचानक प्रेशर बढ़ा और वो एंड तक जाते जाते प्रेशर माउंट होता ही चला गया। भाई कल तो वो दिन था जब प्रेशर हुआ था तो निफ्टी संभल गया था ले दे के, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द। ब्रॉडर मार्केट्स पेन में थे। ब्रॉडर मार्केट्स की अभी बातचीत करूंगा, पेन तो आज भी कंटिन्यू रहा था। आज इंडेक्स भी ठंडा पड़ा, कूल ऑफ हुआ, तगड़ा कूल ऑफ हुआ। तो इस बीच हुआ क्या, वो कल के जो लोस थे 680 के वायलेट हुए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए थे। हमने प्रीवियस स्विंग लोस जब वायलेट करे थे 694 के, तो हम गिर के 567 तक आए थे फ्राइडे को। अभी परसों परसों मतलब लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, पिछले हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, 567 वाला लो भी हमने वायलेट कर दिया है फिर से। तो अगर प्रीवियस स्विंग लो से भरोसा था वो वायलेट हुए थे, इस बार लगा था कि यहां से जो आप घूमे हैं तो शायद अब ये वायलेट नहीं होगा, वो भी वायलेट कर दिए भाई साहब। ये बाजार चीख चीख के कह रहा है कि ये अभी मूड में नहीं है और ये आप बॉटम वॉटम ढूंढो मत। आप ये बात अलग हो सकती है कि आप बढ़िया पेडिग्री के स्टॉक जब मीनिंगफुल करेक्ट हो रहे हो, कोई एक्स स्टॉक आपको 100 रुपए पसंद आ रहा था, आज 80 पे आ गया है, तो बनता है उसमें एक्यूमुलेट करना है। जो 100 में पसंद आ रहा था 80 बाजार दे रहा, तो क्यों नहीं लोगे? पर यह है कि एक साथ नहीं डालोगे, ऐसे बाजार को ऐसे ट्रीट करा जाता है। एक इंस्टॉलमेंट अभी डालोगे, क्योंकि आपको पता नहीं वो 80 वाला हो सकता है 75 और 70 के भाव भी दिखाए। नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी 100 पे खरीदने वाले थे, 80 पे एक ट्रांच तो मिल ही गया और मिल गया नीचे का भाव, तो आपकी बाइंग अच्छे एवरेज पे हो जाएगी। ये बेसिक तरीका है इस तरह के करेक्शन जब आते हैं, सीरियस करेक्शन, तो नेविगेट करने का। इसलिए कहते हैं हमेशा ड्राई पाउडर थोड़ा रखना चाहिए अपने पास। आपके बढ़िया पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में भी अच्छे एवरेजिंग के मौके इस समय मिलेंगे। एवरेजिंग उन्हीं स्टॉक्स में गिरी जाती है या तो जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो, या जो वैसे लॉजिकली मेरे लिए तो जो बहुत पेडिग्री के बढ़िया स्टॉक जो आपके कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स हैं, वो अगर कूल ऑफ हो रही हैं। पहले लग रहा था और भर लेना चाहिए तो आप मौके दे रहा है। खैर ये सब बाद में बातचीत करेंगे जब स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, लेकिन पेन है और पेन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है ब्रॉडर मार्केट्स में। रिटेल पोर्टफोलियोज बहुत दिक्कत में भाई साहब, कल भी दिक्कत में थे। कल तो 1:3 का रेशियो था डिक्लाइंस के फेवर में, आज डिटोरिएटिंग ब्रेथ है। इनफैक्ट एक समय तो 1:11 था, उससे कोई सुधार के बंद भी नहीं हुई है, लेकिन एक बढ़ रहा था तो 11 स्टॉक्स पेन में। और अक्रॉस द बोर्ड काय का क्वालिटी, काय का निफ्टी 50, वो कल भी हमने देखा था वायदा के टॉप लूजर्स की लिस्ट खोलते। आज भी ऐसी लास्ट काउंट में मैं देख रहा था 20 से ज्यादा वायदा के स्टॉक्स ऐसे थे तो 3 से लेकर 6% या प्लस की कट्स झेल रहे थे। वायदा के स्टॉक्स 4-4, 5-5, 6% कट, 20 से ज्यादा, यह हाल हो रखा है स्क्रीन का। तो सीरियस अनवाइंडिंग के प्रेशर है। हाँ, एक बात यह है कि एफआईआईज की कैश में सेलिंग रिड्यूस हुई थी, डीआईएस बाइंग कर रहे हैं, तो फिर इस तरह से क्यों पोर्टफोलियो हिट हो रहे हैं, इस तरह से स्क्रीन क्यों पेन में है? मेरे ख्याल से जो लास्ट विकेट स्टैंडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो बन गया था ना हमारा, आपका वो रिटेल फ्लोज जो आ रहे थे, अब वो शेकी विकेट पे आए, क्योंकि अब पहला सीरियस करेक्शन शायद अब नजर आ रहा है। अब तक तो क्या है, करेक्शन की डेप्थ ही नहीं थी, 3% 4% गिरते थे, घूम जाते थे, लोगों को लगता पैसा डालो पैसा डालो। अब पेन दे रहा है, इतने टाइम नहीं चला तो पैनिक आया और अब प्राइस वाइज करेक्शन तगड़े देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इस बाजार में। नो वन नोज, हाइंडसाइड में पता चलता है कि यार वो अच्छे लेवल्स थे। अभी वो जब तक स्क्रीन ना कहे, और स्क्रीन क्या कहती है, स्क्रीन उतना ही कहती है जितना वायदा का डेटा आपको दिखाता है कि पोजीशनिंग कैसी हो रही है, उसके बियॉन्ड की स्क्रीन कुछ नहीं कहती है। बाकी फिर हमारे गेस एस्टिमेट्स और तुक्के होते हैं, जो भाव में दिखता है वही आप रेट करो इस समय। और पेन है स्क्रीन पे, ये ध्यान रखिएगा। और एक और दिक्कत की बात है, मार्केट में थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं, आपके स्टॉक्स पे आता हूं, लेकिन सारे सेक्टरल पॉकेट्स लाल में
और पहले देखिएगा किस तरह के सेक्टर, वो सिक्लिकल जो होते हैं ना, सरकारी बैंक्स, रियल एस्टेट, मेटल्स, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, ये वो पॉकेट है जिस पॉकेट ने बहुत आउट परफॉर्म करा था। वो पॉकेट सबसे ज्यादा ब्रंट झेल रही है। पर इस बीच आप ध्यान रखिए, कई सारे बहुत अच्छे कोर पोर्टफोलियो बेट्स, डिफेंसिव्स कुछ नहीं करके दिए थे पिछले कई समय से। हो सकता है अब ये बहुत अर्ली हो जाता है, लेकिन वहां पे कंफर्ट मिल रहा है एंट्री पाने का। और अगर ऐसे ही पेनफुल समय आ रहा है, क्योंकि यूएस में भी कमेंट्री आई थी ना किसी ब्रोकरेज की, वो कह रहे थे कि आप बहुत ज्यादा एसएनपी में आप अग्रेसिव बेट्स मत लीजिए, या बहुत ज्यादा अच्छी तेजी, ताबड़ एक दशक की जो तेजी थी वो खत्म होने आ रही है। वैल्यूएशन तो वैसे यहाँ पे भी वैसे ही सच बयां कर रहे थे, भाव गड़बड़ा ही रहे थे। तो अगर ऐसा है तो वो जो कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स वाले बेहतरीन पेडिग्री के स्टॉक्स, उनको थोड़ा टटोलना शुरू करिएगा। इस समय आ गया है उसकी तरफ बढ़ने का। खैर, आप लोग के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोग हाजिर हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जहां पे भी कन्वीनियंट हो, जैसे भी कन्वीनियंट हो, अपने सवाल भेजने की शुरुआत करिए। हाँ, बम्पी राइड तो हो गई Hyundai मोटर्स इंडिया की, लेकिन ये चर्चा अपन ने कर रखी थी। वो माइक आज यहाँ लग नहीं पाया, इसलिए यहाँ पे लगाया, तो ज्यादा मूव नहीं करता। ये रब होगा तो आप लोगों को ऑडियो अच्छे से नहीं आएगा। खैर, अपन ने जब चर्चा करी थी हिंडोर मोटर्स की, तब मैंने कहा था लेट मार्केट फोर्सेस डिसाइड। लिस्टिंग के बाद उन्होंने टेबल पे कुछ छोड़ा नहीं अपने लिए, तो लिस्टिंग के बाद भाव तय होने दीजिए बाजार द्वारा। उसके बाद मैं अभी भी उसी पे स्टिक कर रहा हूं, अभी भी रुकूंगा, पर सही मूल्यांकन पे, सही लेवल्स पे अगर अच्छा करेक्शन मिल रहा होगा। अब ये मुझे कहना मुश्किल है कि लिस्टिंग प्राइस 100 रुपए या 150 रुपए या 200 रुपए नीचे मिलेगा नहीं मिलेगा, पर वो अच्छे लेवल्स होंगे एक्यूमुलेट करने के Hyundai मोटर्स इंडिया मेरे लिए। क्योंकि अपने को धंधे से कोई कंप्लेंट नहीं थी, अपने को इशू था सिर्फ वैल्यूएशन, जो प्लेट टेबल पे कुछ छोड़े नहीं थे। अदरवाइज क्या कंपनी है यार, परफेक्ट लंबी रेस का घोड़ा है इस देश में। सेकेंड लार्जेस्ट ओईएम पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर, डोमिनेंट 14-15% का मार्केट शेयर और कांस्टेंट मार्केट शेयर है, इनफैक्ट इंक्रीजिंग मार्केट शेयर है। इसके पोर्टफोलियो कुछ हाइलाइट्स हैं जो मारुति में नहीं है। ये अक्रॉस पावर ट्रेन्स आपको मिलेगा। मारुति तो टेस्ट करेगी ईवी को, इनकी तो ईवीज ऑलरेडी मार्केट में है और गजब की ईवीज हैं। इनके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी हाईलाइट, वो ना सिर्फ अलग अलग पावर ट्रेन से मेरा मतलब इंजन, अलग अलग पावर ट्रेन के अलावा एसयूवीज का तड़का। 2/3 पोर्टफोलियो आज एसयूवीज कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसके हम और आप जानते हैं महंगी गाड़ियां होती हैं, रियलाइजेशन अच्छे होते हैं। एक्सपोर्ट्स इसका अपने पीयर से कहीं ज्यादा है, तो इसके रियलाइजेशन अच्छे हैं, इसलिए मार्जिन मारुति से अच्छे थे। और कुछ ब्रोकरेजेस तो हाईलाइट कर रही हैं इसके मार्जिन और होंगे। एसयूवी का चलन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट स्टूल पकड़ रहे हैं, तो मार्जिन इंप्रूव होंगे। ये कंपनी 20% अपनी कुल क्षमता देश में जो खड़ी हुई है उसको और बढ़ा रही है ईवीज को डेडिकेट करने के लिए। तो एडिशनल कैपेसिटीज मार्केट में आ रही होंगी, बढ़िया लॉन्चेस लाइंड अप हैं। लॉन्चेस से मेरा मतलब है ना सिर्फ लॉन्चेस, बल्कि वो कहते हैं ना वो फेसलिफ्ट्स, वो सब काफी सारे लॉन्चेस इसके अभी अवेटेड हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है इस कंपनी के साथ। सिर्फ एक प्राइसिंग इशू था। अगर ये बाजार में करेक्शन आ रहे हैं और मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे थोड़ा नीचे मिलेगा, तो लंबी अवधि के लिए भाई साहब मेरा कन्विक्शन तो है स्टॉक के साथ। कन्विक्शन वाला इशू नहीं था, भाव का इशू था। वो बात वो अब दिख रहा है स्क्रीन पर, ठंडा पड़ेगा तो बढ़िया लेवल हो सकते हैं। भाई जब आईपीओ आया था तब सब कह रहे थे 200, 300, 400 रुपए नीचे मिल जाता तो मजा आ जाता, शायद मिलने की शुरुआत होगी। तो एक्यूमुलेशन का जोन होगा लंबी अवधि के लिए, बिल्कुल रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, बल्कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ज्यादा बेहतर बताएगा। जहां तक ये सीजी पावर की बात है, भाई इस देश में ये जो एचवी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स, बहुत ही चुनिंदा कंपनीज हैं जो क्वालिफाइड हैं उसके लिए। उनमें से एक है सीजी, बाकी धंधे अपनी जगह है। इसका हमेशा से ट्रांसफॉर्मर्स, उसके लिए पकड़ सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ध्यान रखिएगा 2022 से लेकर 32 के बीच में एक दशक का जो समय था, इसमें क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत तगड़ा केपेक्स अनाउंसमेंट है। मतलब बाजार मान के चल रहा है बहुत तगड़े स्पेंड, मोटा मोटी 9 ट्रिलियन मतलब वो 9 लाख करोड़ का ये एक्सपेंसेस आने हैं।
जो अंडर में है इस समय। आप देख ही रहे हैं, हर ट्रांसमिशन मैन्युफैक्चरर की बुक देखिए किस तरह से फटी पड़ी है। इनकी खुद की ऑर्डर बुक स्वेलिंग है, खूब तगड़े ऑर्डर एक्रीशन हो रहे हैं। अब वो 9 लाख करोड़, ये पूरा बाजार इनका नहीं है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का बाजार है। उसमें से कहते हैं हाई वोल्टेज का टोटल एड्रेसेबल मार्केट करीब 15 से 20% के आसपास का, 20% पकड़ लीजिए चलिए, क्योंकि मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 9 लाख करोड़ का 20% हो गया, 9 to 18, 1.8 लाख, पौने 2 लाख करोड़ का बाजार, लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो बढ़िया विजिबिलिटी है, बढ़िया एड्रेसेबल मार्केट सामने खड़ा हुआ है और अच्छा खासा मार्केट शेयर है इस कंपनी का। ऊपर से रेलवेज, ऊपर से वो ओसैट अपॉर्चुनिटीज, वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज के सामने उसमें उतर चुका है, रेलवे के कवच में उतर चुका है इंटरेस्टिंग। अब ये बात अलग है, खूब चला है, मल्टी बैगर है ये। पिछले एक साल में भी मेरे ख्याल से 300-400 वाला 800 के आसपास आके खड़ा हुआ है। अब बाजार करेक्टिव फेज में है, तो आप लोग थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा, पर मुझे कोई घबराने की जरूरत दिखती नहीं है। मुझे स्टॉक कंपनी सॉलिड लगती है और अभी भी स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, कोई इशू नहीं है। तो चलती का नाम गाड़ी है भाई साहब, होल्ड करिए। ये हो सकता है कि बाजार जब पनिश कर रहा है तो हर तरह के स्टॉक्स पनिश हो रहे होंगे, कोई बचेगा नहीं। पनिशमेंट कितनी स्ट्रिक्ट, कितनी सिवियर होगी मुझे पता नहीं। सिर्फ नील डाउन करके छोड़ देंगे, नील डाउन करके हाथ भी खड़ा करेंगे, पीछे से संटी में मार देंगे, ये सब आइडिया नहीं मुझे इस बाजार में क्या होगा। लेकिन अपन को पता है, जिस धंधे में उतरे हुए हैं या जिस बिजनेस को जिसमें अपन ने सो कॉल्ड स्टेक ले लिया है, को ओनर्स बन गए, तो धंधा सही है कि नहीं है? धंधा सही है। जिस स्पेस में एनवायरमेंट, जिस सेक्टर में है, सेक्टर को टेलविंड्स हैं क्या? भरपूर है। कंपनी डिलीवर कर रही है क्या? करने लगी है बढ़िया तरीके से। तो सारे चेकबॉक्स तो टिक हो ही रहे हैं यार। तो इसीलिए मेरा मानना है कि होल्ड करिएगा। बस एक इशू है कि इसको अब तगड़ी फंड रेजिंग करनी है, कोई QIP तगड़ा आने की तैयारी हो रही है। वो थोड़ा सा नीचक हो सकता है, उसके चलते थोड़ा बहुत सबड्यूट रहे, पर वो बात अलग है। पर इससे आपकी लॉन्ग टर्म क्योंकि फंड रेजिंग की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह के एवेन्यूज में कंपनी उतरी है, तो वो बात अलग है। बाकी इंटरेस्टिंग बिजनेस है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। बल्कि गिरे विरे का अच्छा खासा अगर स्टॉक गिरते हैं तो ये उनमें से है जो आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, है तो अच्छा बिजनेस है और खूब कमा के दे रहा है शेयर धारकों को। सिटी यूनियन बैंक, आज वाहवाही बहुत हो गई, थोड़ा सा व्यू अलग है मेरा। नतीजे अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं। नतीजों में 2 अच्छी चीजें बहुत अच्छी थी। एनआईएम्स क्यू ऑन क्यू एक्सपैंड करके दिखाया इन्होंने, एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू बढ़िया इंप्रूव हो रही है, और ये ट्रेंड है, ऐसा नहीं कि एसेट क्वालिटी इसी क्वार्टर इंप्रूव हो गई, पिछले कई क्वार्टर्स से इंप्रूव हो रही है। तो इस कंपनी ने ग्रोथ के फ्रंट पे, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे, मोमेंटम बिजनेस के फ्रंट पे बढ़िया डिलीवर करके दिया, बहुत लंबे अरसे बाद डिलीवर करके दिया, इसलिए स्टॉक हाथों हाथ चला, बाजार को बड़ा पसंद आया। वो ठीक है अपनी जगह पे, पर एक बात ध्यान रखिएगा, लोअर बेस पे पिकअप हो रहा है और ऐसा कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं है। बैंक ने बहुत बीच में अंडर परफॉर्म कर दिया था और आप खुद ही कह रहे हैं कि इस साल के H2 में, यानी कि अब जो छमाही शुरू हुई Q3 और Q4 में, भाई गिरा दिया मैंने, एक मिनट, हाँ सॉरी। तो H2 जो है Q3 और Q4, ये कंपनी खुद ही कह रही है कि हम अब सिस्टम के बराबर ग्रोथ डिलीवर कर पाएंगे। शायद सिस्टम के बराबर ग्रोथ मतलब अपने पीयर्स के बराबर ग्रोथ, जो ओवरऑल पीयर्स की ग्रोथ हो रही है वहां पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई है। तो छोटे बेस पे कोर्स करेक्ट करने का फायदा अभी मिला है इसको। पर यार अब आज के जो मूव्स बन गए उसके बाद पता नहीं कितना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है फ्रेश एंट्री वालों के लिए। मुझे नहीं पता आप किस लॉजिक से पूछा है, फ्रेश एंट्री वालों के लिए अब रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है। आज एक किसी एनालिस्ट से भी बात कर रहे थे, सही है, अगर उनके ऊपर के टारगेट्स भी हैं तो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अपसाइड नहीं है कि मैं फ्रेश एंट्री में रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा। जिनके पास है आई गेस होल्ड ऑन कर सकते हैं। बस नतीजों में क्या है, थोड़ा सा भरोसा जाग गया, इसीलिए इस तरह का मूव आया है। ये फ्रेश एंट्री वाला अब स्टॉक नहीं है, मेरा ये मानना है। खैर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स नतीजे खराब थे, अब वो हिस्ट्री है, उस पर नहीं जाता मैं। मार्केट शेयर कहीं की पॉकेट्स में लूज हुआ, वॉल्यूम ग्रोथ म्यूटेड सी थी, कमजोर सी थी, अलग अलग सेगमेंट्स में दिक्कतें आई। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेवरेजेस का सेगमेंट हो गया,
नए एवेन्यूज का सेगमेंट हो गया, चाय में मार्केट शेयर थोड़ा सा पस पड़ा, वो मार्केट शेयर लूज नहीं कहूंगा, 10-20 बेसिस पॉइंट गिरा था तो ठीक है, कंसोलिडेट कर रहे होंगे मार्केट शेयर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठंडा पड़ा, तो दिक्कतें थी इस नंबर्स में। पर इन नंबर्स की दिक्कतों के साथ एक इशू है। अब जब हर जगह ठंडा पड़ा मामला, वॉल्यूम ग्रोथ सबड्यूड सी है, तो एक डिबेट छिड़ा हुआ है कि क्या मार्केट शेयर गेन्स पर ज्यादा तवज्जो होगा मार्जिन के बजाय, क्योंकि इन्वायरमेंट कॉम्पिटिटिव तो बहुत ज्यादा हो गया। तो शायद उसका आंसर यही है कि मार्केट शेयर पे ही फोकस होगा, तो मार्जिन नियर टर्म में शायद उसके चलते कॉम्प्रोमाइज हो रहे होंगे टाटा कंज्यूमर के। एक और चीज, टाटा कंज्यूमर क्यों ये अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के नीचे क्या शार्प फॉल के बीच में गिरा है, तो मोमेंटम तो स्टीम तो लूज आउट हो गई इसकी बुरी तरीके से। और ऑफ रेट अगर आप लोग नोटिस करोगे, टाटा ग्रुप स्टॉक्स वैसे भी ठंडे पड़े हुए हैं या दब रैपिड रहे हैं, पर वो अलग बात है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। आप लॉजिकली इसको किसी एक काम करिए, सेक्टर लीडर एचयूएल से कंपेयर करिए, जाके देखिए उसके रिटर्न रेशियोज, जाके देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रिटर्न रेशियोज, और फिर देखिए किस वैल्यूएशन पे टाटा कंज्यूमर ट्रेड कर रहा है, किस वैल्यूएशन पे एचयूएल ट्रेड कर रहा है। टाटा कंज्यूमर आपको अभी भी इस करेक्शन के बाद एचयूएल के सामने प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो यार थोड़ा सा कैलकुलेशन करते रहना चाहिए कई कई। और जैसे अभी कोई एक्सपर्ट ने आके सही कहा था, मेरे ख्याल से मनीष चौहानी ने चैनल पे आके कहा था दिवाली स्पेशल पे, हमारे कई सारे सेक्टर्स के आउटलुक पॉजिटिव हो सकते हैं, टेलविंड्स बढ़िया होंगी उन सेक्टर्स की, लेकिन उन सेक्टर्स में आपको अपने पोर्टफोलियो को हमेशा भांपते रहना चाहिए। जहां पे बहुत से गेन्स बन गए हैं, शायद उनसे मुनाफा बांध लेना चाहिए। उसी सेक्टर में दूसरी कंपनी जो ठंडी पड़ी हैं, पिटी हुई हैं, उनमें चैनलाइज करना चाहिए पैसा। ये चर्निंग करने का शायद समय आ चुका हो। उन्होंने एग्जाम्पल, इन सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली ये कह रहा हूं, उन्होंने ईएमएस वर्टिकल था, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, उससे रिलेटेड ये बात कही थी, लेकिन ये लॉजिकल एकदम सही बात है। सेक्टोरल टेलविंड जब आती है तो हर अच्छी कंपनी, क्वालिटी डिसेंट क्वालिटी कंपनी, हर कंपनी अच्छा करेगी। तो उसमें आप किसी एक्स और वाई जो डबल होगा ट्रिपल होगा, उनको मुनाफा बांध के एक स्टॉक जो 30-40% गिरा हुआ है उसमें पैसा चैनलाइज करोगे तो बुरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, क्योंकि सेक्टोरल टेलविंड स्ट्रांग है और ये कंपनी भी अपने आप में डिलीवर कर रही थी। तो ये एफएमसीजी में भी है, बढ़िया सेक्टर है। ये है कि सेक्टर थोड़ा पेन में है, कहीं भी आप एंटर करेंगे थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा कि जितनी कमेंट्रीज आ रही हैं, कुछ चैलेंजिंग सिनेरियो पेंट हो रहा है जो एंटिसिपेटेड नहीं था। मुझे नेस्ले के वॉल्यूम ग्रोथ जब गिरी थी तब से थोड़ा सा दिक्कत दिखने लगी थी कि नेस्ले के वॉल्यूम ग्रोथ गिर गया, पर उसके बाद अब बाकी नंबर्स भी आके कह रहे हैं एनवायरमेंट इतना कंड्यूसिव है नहीं। तो देखते हैं फेस्टिवल सीजन कैसा जाता है, लेकिन क्यों तो मजा नहीं आ रहा है, और वो भाव में रिफ्लेक्ट हो रहा है सब कंपनीज के। पर हाँ, आप टाटा कंज्यूमर पे जब आप सवाल उठा रहे हो तो एक बार बाकी सेक्टर पीयर्स के साथ टटोलिएगा, इसके कंसर्न सामने रखिएगा। इसके शार्प करेक्शन पर एवरेज से नीचे आना एक कंसर्न बड़ा था, तो हो सकता है कि पीयर्स ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे आपको इस समय नजर आए। पर ये एक्सरसाइज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ करिएगा तो वो बढ़िया आंसर दे पाएगा, जो मैं नहीं दे रहा हूं। चलिए इस नोट पर आज के शो को समेटते हैं। सॉरी वो उतर के नीचे जाना पड़ा था, ये माइक गिर गया था। कल फिर अपन लोग मुलाकात करेंगे, होपिंग थोड़ी बहुत स्क्रीन बेहतर हो, होपिंग हम लोग के मूड जज्बात थोड़े से बेहतर हो। आज मंगलवार के दिन तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला, फिंगर्स क्रॉस्ड कल के लिए। कल फिर 3:30 बजे हम लोग होंगे रूबरू।